अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह आप सबका एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिवादन करता हूं। आपके सामने जमीन के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी का यह चित्र है। बैसरन घाटी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आज हमें ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़मीन का जन्नत नहीं बल्कि ज़मीन का दोजख है, ज़मीन का नर्क है। एक ऐसी जगह जहाँ पर निर्दोष पर्यटकों की जाति और धर्म को पूछ करके उनकी हत्या की जाती है, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो उन निहत्थे पर्यटकों को उनके बच्चों और उनकी बीवियों के सामने ही गोलियों से भून दिया जाता है। क्या ऐसा होता है जन्नत? क्या जन्नत की कल्पना हमारे आपके मन में ऐसी ही होती है? लेकिन सैकड़ों साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि जम्मू कश्मीर ज़मीन का जन्नत है। आज से 30 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से अचानक एक रात कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए विवश कर दिया गया और जो नहीं भागे उनका बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया। जो बच गए आज अपने ही देश में वे शरणार्थी बनकर के देश की राजधानी में और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने का काम किया जाता है और कश्मीरियत की दुहाई दी जाती है। क्या यही कश्मीरियत है? आज से 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 को बड़े धूमधाम से हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 को इस उम्मीद के साथ समाप्त किया गया कि पूरे देश में एक निशान होगा, एक विधान होगा और एक प्रधान होगा और कश्मीर की सभी समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? सरकारें अपनी पीठ ठोकती हैं कि जम्मू कश्मीर का इतना अधिक विकास हो गया है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया गया है, आज एम्स और आईआईटी जैसे संस्थान जम्मू कश्मीर में स्थापित कर दिए गए हैं, आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार 81% सिविलियंस की हत्या में कमी आई है और सैनिकों की शहादत में भी 48% की कमी आई है। 81,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विकास पैकेज से जम्मू कश्मीर का कायाकल्प करने का प्रयास किया जा रहा है। सोनमर्ग में बहुत महत्वपूर्ण बनिहाल टनल बनाया गया है। इस प्रकार से पूरा एक नए जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने और विशेष रूप से कश्मीर के बाहर के देशवासियों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह सब ठीक वैसे ही है जैसे कि सांप को दूध पिलाना। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सांप को चाहे लाख दूध पिलाओ, सांप का काम है काटना और वो काटेगा ही। और वही हालत है कश्मीर की। आखिर लाखों करोड़ रुपए विगत 6 वर्षों में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय शासन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए खर्च किया जा चुका है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या अनुच्छेद 370 को इसीलिए समाप्त किया गया था कि 6 साल बाद उसी कश्मीर में देश भर से आए हुए पर्यटकों के धर्म को पूछ करके हत्या की जाएगी? कलमा नहीं पढ़ पाएंगे तो उनकी हत्या की जाएगी? क्या हमने ऐसे ही कश्मीर का सपना देखा था? तो इस प्रकार से आज ये सोचने का समय है कि केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर के संबंध में जो नीतियां बनाई गई और जिन नीतियों का अब तक
अनुगमन हो रहा है, क्या वे नीतियां देश हित में हैं या देशवासियों के हित में हैं? दरअसल कश्मीर की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? जब संविधान में अनुच्छेद 370 था तो उस समय जम्मू कश्मीर की समस्याएं क्या थी? तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि आए दिन निर्दोषों की हत्या हो रही थी। जम्मू कश्मीर के ही लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने के लिए विवश कर दिया गया था। वे लोग अपने घरों से हजारों मील दूर दिल्ली या अन्य जगहों पर रहने के लिए विवश थे। जम्मू कश्मीर के ठंडे वातावरण में रहने के अभ्यस्त लोग दिल्ली की भयानक गर्मी में झुलस रहे थे। वे अपने धन दौलत जमीन जायदाद से महरूम थे। दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं ऐसा देखने को मिलता हो कि अपने ही देश के मूल निवासी अपने देश में ही अपने मूल निवास से विस्थापित होने के लिए विवश कर दिए गए हों और देश की राजधानी में वे शरणार्थी बनकर के रह रहे हों। 30 वर्ष बीत गए हों, लेकिन देश की कोई सरकार, यहाँ तक कि बार बार मानवाधिकारों का हर मामले में दुहाई देने वाला हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं कर पा रहा हो और वे शरणार्थी का बदहाल जीवन व्यतीत करने के लिए अभी भी विवश हों। हमारे आंखों में एक सपना जगा था कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद ये कश्मीरी पंडित फिर से जम्मू कश्मीर में अपने घरों को वापस जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। वहां के लोगों के कश्मीर में पुनः स्थापित होने की बात तो दूर, अब पहलगाम में गत 22 अप्रैल को जिन पर्यटकों की 26-27 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद तो फिर भारत के अन्य क्षेत्रों के पर्यटक या विदेश से भी आने वाले पर्यटक कश्मीर में जाने के लिए 1000 बार सोचेंगे। ये कहा गया था कि कश्मीर में बहुत अधिक विकास होगा, कश्मीर में भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग भी जा करके वहां पर बस सकेंगे, कश्मीर में जमीन जायदाद खरीद के रह सकेंगे। अनुच्छेद 370 के साथ अनुच्छेद 35 को समाप्त करने का यही मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि अनुच्छेद 35 एक ऐसी बाधा थी जिसके रहते कश्मीर के बाहर के भारतवासी कश्मीर में अस्थायी जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे और ना ही वहां अस्थायी रूप से निवास कर सकते थे, जो कि भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत था। तो अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, अनुच्छेद 35 को समाप्त किया गया। तो ऐसा माहौल बनना चाहिए था कि भारत का कोई भी व्यक्ति जैसे देश के अन्य हिस्सों में कहीं पर भी स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है और अस्थायी रूप से बच सकता है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी उसको ये अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जरूरी ये था कि पहले उस प्रकार का वातावरण सृजित हो। क्या उस प्रकार का वातावरण सृजित हुआ? बाहर के लोगों के कश्मीर में जाकर के बसने की बात तो भूल ही जाइए, जब कश्मीर के ही मूल निवासी कश्मीरी पंडित वहां पर अभी जाने की स्थिति में नहीं है, सरकार उनको उतनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो दूसरों के बारे में क्या कहा जाए। निश्चित रूप से यह सरकार की कश्मीर नीति की बहुत बड़ी विफलता है। इसी प्रकार से कहा जा रहा था कि कश्मीर का औद्योगिकरण होगा, कश्मीर को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाएगा, कश्मीर में देशी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे सच्चे अर्थों में भारत के आधुनिक स्विट्जरलैंड के रूप में स्थापित किया जाएगा। क्या ऐसे ही आधुनिक स्विट्जरलैंड बनेगा जहां पर लोगों के पैंट को खोल करके देखा जाएगा कि उनका खतना हुआ है या नहीं, और वे मुसलमान हैं या नहीं, वे कलमा पढ़ पाते हैं या नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो बेरहमी के साथ उनको गोलियों से
भून करके हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद को सोने के लिए विवश कर दिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार की नींद खुलती नहीं है इस प्रकार की घटनाओं से? क्या इतना ही पर्याप्त है कि हम कश्मीर के इस पहलगाम के बर्बर आतंकवादी घटना के लिए पाकिस्तान को कोसें या कुछ दिखावटी ढुलमुल रवैया अपनाएं? हम सिंधु नदी जल समझौते को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें या दूतावास के अंतर्गत पाकिस्तानी दूतावास में रहने वाले उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर या डिफेंस एडवाइजर्स हैं उनको देश से जाने के लिए कह दें या उनके दूतावास कर्मियों की संख्या आधा करने के लिए कह दें या भारत में अभी रह रहे जो पाकिस्तानी हैं उन पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कह दें। क्या इतना करने मात्र से जो निर्दोष 27 लोगों का खून बहा है, उनकी बीवियों की मांग हमेशा हमेशा के लिए पूछ गई हैं, उनके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गए हैं, क्या उनको फिर से अपने पति और अपने पिता वापस मिल पाएंगे? क्या सरकार इसका जवाब देगी? आखिर कब तक हम सहन करते रहेंगे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तब देश के लोगों को उम्मीद जगी थी कि देश की राजनीति में आमूलचूल बदलाव आएगा और जो ढुलमुल रवैया देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है वह रवैया बदलेगा। शुरुआती तौर पर पाकिस्तान के विरुद्ध जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई उससे लोग उत्साह में थे, लेकिन आगे चल करके इस प्रकार की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो महज फुलझड़ी ही साबित हुई। पाकिस्तान अपनी कमजोरियों से, अपनी गलत नीतियों की वजह से कमजोर हो गया हो और इसकी वजह से वह भारत में आतंकवादी घटनाओं को उतने बड़े पैमाने पर अंजाम नहीं दे पा रहा हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन भारत सरकार की नीतियों से वह झुक करके आतंकवाद को छोड़ने के लिए विवश हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो पहलगाम की ये घटना घटित नहीं होती। हंसी आती है हमको ये देख करके कि अक्सर अनौपचारिक तौर पर सरकार के कई मंत्री ये कहते हैं कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को वापस लेंगे। आप किस दम पर पीओके को वापस लेंगे? अच्छा तो होता कि आप उसे वापस लें, लेकिन जो आपके पास है वहीं पर अपने लोगों की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कैसे वापस ले लेंगे? पाकिस्तान को केवल गीदड़ भभकी दे करके या केवल दिखावटी औपचारिकता का पालन करके समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात ये समझना होगा कि कश्मीर में अभी तक शांति थी। जैसे ही कश्मीर में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इसलिए कश्मीर में केंद्र सरकार का भरपूर नियंत्रण होना चाहिए और हर हालत में, हर परिस्थिति में सरकार को इस संबंध में इतना प्रयास जरूर करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना को रोका जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी आतंकवादियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र के नाम पर देश की सुरक्षा और लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से देश के नागरिकों के मानवाधिकारों को अधिक तरजीह दिया जाना चाहिए, न कि आतंकवादियों के मानवाधिकारों को। आखिर कश्मीर की ये समस्या सांपों को दूध पिलाते रहने से हल नहीं होगी। हमें सीखना होगा चीन से। आखिर चीन ने अपने यहां इसी तरह की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया?
हालांकि चीन की तिब्बत नीति से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चीन के विरुद्ध तिब्बत के आंदोलन को समाप्त करने के लिए चीन ने तिब्बत के डेमोग्राफी को, वहां की जनसांख्यिकी को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और अन्य क्षेत्रों के लोगों को ला करके तिब्बत में इतना बड़े पैमाने पर बसा दिया कि तिब्बत के जो मूल निवासी हैं वो वहां पर अल्पसंख्यक हो गए और वो चीन के विरुद्ध अब वो किसी भी प्रकार का बड़े पैमाने पर आंदोलन या विरोध करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से चीन में उइघर प्रांत के अंतर्गत जो वहां पर मुस्लिम लोग हैं उनके प्रति चीन ने इतना कठोर रवैया अपनाया कि वहां पर किसी भी प्रकार के विद्रोह की कोई संभावना ही नहीं रही और हमेशा हमेशा के लिए उस वहां पर उइघर मुसलमानों के द्वारा चीन के संप्रभुता के आगे नतमस्तक होना स्वीकार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी सरकार को इसी प्रकार की नीतियों को अपनाना होगा। देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में बसाना होगा। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी के बदलाव के दुष्प्रचार से सरकार को नहीं डरना होगा, तभी जाकर के जम्मू कश्मीर की समस्या का अस्थायी समाधान होगा। जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को फिर से जम्मू कश्मीर में बसाना होगा और उनकी अस्थायी सुरक्षा देने के लिए सरकार को एक नीति बनानी होगी और जिसका सबसे सरल समाधान ये है कि सेना के जो लोग भी रिटायर्ड हैं उन सब लोगों को जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से बसने के लिए निःशुल्क जमीन दी जानी चाहिए। वे लोग वहां पर बसेंगे और उनके पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत होगी और वे एक प्रशिक्षित सैनिक के रूप में होंगे, इसलिए किसी प्रकार के आतंकवादियों का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो अपनी भी रक्षा करेंगे और कश्मीर में रह रहे आम लोगों की भी रक्षा करेंगे और कश्मीर की डेमोग्राफी को भी व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी सरकार इस दिशा में कोई कठोर कदम उठाएगी या अभी पहले की तरह से ढुलमुल रवैया ही अपनाती रहेगी? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस समस्या को सरकार तक पहुंचाया जा सके और जनभावना से, वास्तविक जनभावना से सरकार को अवगत कराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।